कर रहा हूँ 15 होगी तो 150 बिलियन। अच्छा, उसमें ना वो इंपोर्ट करते हैं, ना केमिकल मंगाते हैं, ना रॉ मटेरियल मंगाते हैं, और ये कमा रहे हैं। तो हमें आप नई जगहें, नई मार्केट्स, हम पूरा हमारी कंसंट्रेशन इस वक्त कहाँ पे, यूरोप एंड अमेरिका। हम कभी अफ्रीका गए नहीं। अफ्रीका 2 बिलियन की आबादी है, वाई नॉट वी शुड गो देयर आल्सो। मतलब तो नए मार्केट और नए प्रोडक्ट्स जो थे उससे हम अपनी एक्सपोर्ट्स को इजाफा बिल्कुल बिल्कुल। इश्तियाक बेग साहब, आपने इंट्रोडक्टरी कमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें रेस की हैं, मैं पॉइंट बाय पॉइंट पूछूंगी, लेकिन पहले मैं मद्रास वाला साहब से एक कमेंट ले लूँ। सर, एक्सपोर्ट का जिक्र किया इन्होंने, एक्सपोर्ट की हम कहेंगे पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है। कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें सर फेहरिस्त टेक्सटाइल सेक्टर है। टेक्सटाइल सेक्टर इटसेल्फ 20 बिलियन की जो है वो इसकी पार्टिसिपेशन देखी जा रही है, फोरकास्ट की जा रही है इस ईयर की। इट मीन्स कि यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है। और भी सेक्टर्स हैं, आईटी भी अच्छा आ रहा है, लेकिन बात यह है कि इम्पोर्ट बहुत बढ़ गई है। टर्फ फाइनेंसिंग की वजह से आप जो इस साल देख रहे हैं, क्या उसके अलग अलग जो हम कहेंगे नताइज या पॉजिटिव वे में एक जर्क्स आते रहेंगे हर साल? नताशा, देखें, बेग साहब ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया और काफ़ी बातें उन्होंने क्लियर की, मगर मैं उसके लिए एक ऐड करूंगा जो आपने सवाल पूछा है कि टर्फ फाइनेंसिंग जो है ना, इसकी वजह से हमारी इंपोर्ट बहुत बढ़ गई है। 460 बिलियन रुपीस का टर्फ फाइनेंसिंग गवर्नमेंट ने दी है सॉफ्ट कंडीशंस पे, ठीक है ना। उसका इंटरेस्ट रेट बहुत उन्होंने कम रखा हुआ है। तो एक वो मशीनें भी आनी शुरू हो गई हैं, वो मशीनरी आनी शुरू हो गई, तो उसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल वैसे ही बढ़ गया, क्योंकि मशीनरी का इंपोर्ट आप देखें 460 बिलियन रुपीस का। एक तो ये वजह है। दूसरी ये वजह है कि फिर हमारी जो कैपेसिटी जो होगी ना, प्रोडक्शन कैपेसिटी, वो बढ़ जाएगी, और उसके बढ़ने से हमारा एक्सपोर्ट का जो रेवेन्यू है ना, वो भी बढ़ जाएगा। अच्छा, अभी हमारा जो एक्सपोर्ट तो बढ़ रहा है, मगर उसकी जो रफ्तार है ना, वो बहुत ही स्लो है, टर्टल स्पीड से हम लोग जा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम हमारी एक्सपोर्ट को बहुत तेज़ी से बढ़ाएं, ताकि हमें बार बार जो है ना ये ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट का सामना ना करना पड़े, और हमें आईएमएफ के सामने बार बार ना जाना पड़े। मगर इसका हल तो यही है ना कि भाई हमारे मशीनरी जल्दी इंपोर्ट करें। मशीनरी इंपोर्ट करेंगे तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, और फिर इसके बाद रॉ मटेरियल भी हमें मंगाना पड़ता है, जैसे उन्होंने, क्योंकि जितनी कैपेसिटी हम बढ़ाएंगे इतना ज़्यादा हमें रॉ मटेरियल बाहर से मंगाना पड़ेगा, और फिर हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। मेरी एक गुजारिश ये है कि जैसे आप कह रही थी कि हमारा जो आईटी का जो है ना डिपार्टमेंट, वो बहुत ही कम है। हम 10% भी नहीं है इंडिया से। आप अगर सिंगापुर चले जाएं, उसका भी हम 10% नहीं है। तो हमें आईटी के अंदर हमें बहुत काम करना पड़ेगा। हमें उस मार्केट को देखना पड़ेगा, उन प्रोडक्ट को देखना पड़ेगा जिसके लिए हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है और हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। बिकॉज बहुत सारी चीज़ों को हम, जैसे यान है, हम यान एक्सपोर्ट कर देते हैं। हम अपने प्लेन क्लोथ जो है ना, वो टेक्सटाइल जो है ना, रॉ टेक्सटाइल हम लोग है ना एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो वैल्यू एडिशन जो है ना हम नहीं करते। वैल्यू एडिशन में पैसा है, और वो जो चीज़ों को हम देखते नहीं है। तो हमें लेटेस्ट मशीनरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, लेटेस्ट हमें इक्विपमेंट चाहिए, ताकि हम वैल्यू एडिशन करें। हम ऐसी प्रोडक्ट, जैसे हम दूध है, दूध हमारे पास, हम 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है। Why don't we do value addition? Why don't we produce milk? Why don't we produce value addition चीज, और हम उसको एक्सपोर्ट करें? दुनिया की मार्केट है। हम डेयरी के अंदर पाकिस्तान का नाम भाई, हम बाहर से जो है ना लूर पाक का बटर आज भी मंगा रहे हैं। तो भाई हम क्या यहाँ बटर भी नहीं बना सकते? तो मैं चाह रहा क्या हूँ कि हमारे को पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की वैल्यू एडिशन देखनी चाहिए, जिसका लोकल रॉ मटेरियल अवेलेबल है, और हम उस मार्केट को एड्रेस करें। जैसे गल्फ मार्केट है, जैसे आपके पास ये आपकी अफ्रीकन मार्केट है। अफ्रीकन मार्केट में अभी एक डेलीगेशन गया भी था, काफ़ी बड़ा डेलीगेशन गया था, रज़ाक दाऊद की उसकी अपने डेलीगेशन लेके गए थे। मगर यही है कि उस चीज़ों को अनफोल्ड करना बहुत ज़रूरी है, और जितना फास्ट पेस में काम करेंगे ना, इतना ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट जल्दी बढ़ेगा। ये मेरा फास्ट पेस में काम करेंगे सर, क्या ज़रूरत है? मतलब किस चीज़ की कमी है जो फास्ट पेस हमें नहीं हम कर पा रहे? आपने आईटी की एग्जांपल दी। आईटी सेक्टर पे ज़्यादा तवज्जो जब दी गई है, जब कोविड चैलेंज हमारे पास मौजूद था, सबसे ज़्यादा काम उस वक्त हुआ है, वर्किंग फ्रॉम होम, ये तमाम चीज़ें थी। आप समझते हैं कि ये जो पेस है, इसको फास्ट करने के लिए कौन सा बटन पुश करना पड़ेगा जिसका एक इम्पैक्ट बहुत अच्छा आएगा? मैं बता रहा हूँ आपको। देखें, गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट है ना, उनकी एक तो सबसे बड़ी बात है कि उनकी अलाइनमेंट ही नहीं है। उनकी जो पॉलिसीज़ है ना, वो सही तरीके से उनको स्टडी भी नहीं कर रहे हैं।
तो सबसे पहले उनको जो अप्रूवल्स जो है ना, देखिए नई इंडस्ट्री लगाने के लिए लोग आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट भी आ रहे हैं। आप देखें 460 बिलियन रुपीस की मशीनरी आ रही है। अब ये एक बहुत बड़ा हमारे पास जो है ना, समझ लें कि एक कैपेसिटी हमारी बढ़ जाएगी, हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है। अच्छा। उसके लिए हमें क्या चाहिए कि गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट से सपोर्ट चाहिए, ताकि जितने भी अप्रूवल्स हों, बिल्डिंग अप्रूवल्स हों, इंपोर्ट के अप्रूवल्स हों, जो भी इनके अप्रूवल्स हों, वो जल्दी जल्दी मिलने चाहिए। देखिए जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो भी इन्वेस्टर है, पैसा लगा रहा है ना, तो उनके लिए रुकावट नहीं होनी चाहिए, उनके लिए कोई भी रुकावट नहीं होनी, उनके लिए उनको फैसिलिटेट करें। मैं समझता हूं कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, SEZ भी लग रहे हैं, मगर उनकी जो स्पीड है या उनकी अप्रूवल की जो स्पीड है ना, वो बहुत स्लगिश है। अच्छा इश्तियाक साहब, इन्होंने बहुत सही से निशानदेही की है कि ये जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स की बात की गई है और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात की गई है, आप समझते हैं कि वो जोन्स उनमें काम बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है, या फिर अगर उस तरीके से काम किया जाए जैसे कि दूसरे ममालिक में हो रहा है, तो थोड़ा सा इस जो ये अभी एक एम्प्टी मार्केट है, या फिर ये जो एक मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा स्पेस है, इसको कैप्चर किया जा सकता है? हाँ, देखिए हमारे साथ सबसे ज़्यादा जो हम इस पर फोकस कर रही है हुकूमत, जैसे मेरे भाई ने भी कहा है कि ट्रफ फाइनेंसिंग भी जो दी गई है वो ज़्यादा टेक्सटाइल में यूज़ हो रही है, और हम सिर्फ एक ही फील्ड के अंदर सबसे ज़्यादा अपने जाएं, उसमें भी जाएं और भी उसके अंदर। हाँ, मगर इसके अलावा जी, जैसे मैंने आपको भी कहा है कि IT एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत तेज़ी से इस वक्त तरक्की कर रहे हैं ममालिक। और सिर्फ मैंने तो आपको एक मिसाल दी है कि अगर 150 बिलियन पे ये पहुंच सकते हैं, तो हम 10 बिलियन पे तो इजीली आ सकते हैं। इसके लिए हमने अपने यंगस्टर्स को, क्योंकि इसका देखिए पाकिस्तान की हमारी जो एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि यंगस्टर्स हमारे पास हैं, पढ़े लिखे भी यंगस्टर्स हैं, उनको जॉब इस वक्त और किसी फील्ड में नहीं मिल रही है, उनको अगर हम चैनलाइज करते हैं, इस फील्ड्स के अंदर ले आते हैं और इसमें हमारी एम्बेसीज कुछ रोल प्ले करें। इस वक्त हमारा ये हो रहा है कि जो कमर्शियल काउंसलर्स वगैरह हमने लगा रखे हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, उनको कोई चेक करने वाला नहीं है, वो कोई इतना अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। मैं कराची में रहता हूँ, आप यकीन करें कि अब डिप्लोमेसी बहुत चेंज हो रही है। जितने डिप्लोमेट्स आ रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैनों में घुसते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको कहते हैं आया आप हमारे ममालिक के अंदर आइए, उसके अंदर इन्वेस्ट करें, आप ये करें, आप वो करें, यानी कि इतनी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ये जो कंपनी है ये प्रोड्यूस कर रही है, वाई डोंट यू उससे कांटेक्ट करें। ये तो हमारी एम्बेसीज को भी कि सिवाय ये वीज़ा लगाने के और पासपोर्ट इशू करने के, इकोनॉमिक एम्बेसीज बननी चाहिए। चलें इश्तियाक साहब, मैं आपको पॉज करूंगी, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, स्टे ट्यून। आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पे क्लिक करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। वेलकम बैक नाजरीन। बड़ी एक्सक्लूसिव डिस्कशन चल रही है, इश्तियाक साहब भी मौजूद हैं और परवेज साहब भी मौजूद हैं। तो इश्तियाक साहब से मैं मज़ीद क्वेश्चन करना चाहूँगी। सर, मार्केट्स की बात की जा रही है, हमें मज़ीद मार्केट्स तलाश करने की ज़रूरत है। अफ्रीका इटसेल्फ एक अच्छी मार्केट जो है वो एक बड़ा कॉन्टिनेंट है। आप क्या समझते हैं कि B2B मार्केट करने के लिए, थोड़ा करीब आने के लिए हमें एक्सपोज की ज़रूरत है, या हमें कोई ऐसे एग्जीबिशंस की ज़रूरत है जिसमें हमें पता चल जाए कि कौन से कंट्री में क्या चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली डिलीवर करना ज़रूरी है? नताशा, देखिए, समहाउ ये ट्रेंड हमारा ये है कि यूरोप एंड अमेरिका 60-70%, और खुदा ना खास्ता कभी अगर अमेरिका हमसे नाराज़ हो गया, या जैसे अभी यूरोपियन यूनियन ने कुछ अरसे पहले GSP प्लस के ऊपर थोड़ा सा हमें टाइट करना शुरू कर दिया था, तो फिर हम लोग बड़ी परेशानी के अंदर आ जाते हैं। देखिए, चाइना को एक तरफ हम देखें, चाइना ने कभी भी आज अगर अफ्रीका की तरफ तवज्जो नहीं दी होती तो आज उसको अमेरिका से इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मगर उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बिल्कुल। तो नई मार्केट्स हमेशा एक फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेके आती हैं, और अफ्रीका मैंने आपको बतलाया था कि 2 बिलियन की आबादी का है, और हमारे पाकिस्तान के बड़े उसके अंदर, मैं खुद मोरक्को को जी एज ए ऑनरी कौंसल जनरल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और आपको सुन के खुशी होगी कि हमारी 500 बिलियन का इस वक्त बायलैटरल ट्रेड हो गया है। कोई 15 साल पहले जब मैं कौंसल जनरल अपॉइंट हुआ था तो मेरा ये था कि इसको बढ़ना चाहिए। उस ज़माने में हम मुश्किल से 50 मिलियन से ऊपर नहीं पहुँच रहे थे। अभी लास्ट ईयर कोविड से पहले जी समहाउ मुझे ये हुआ कि पाकिस्तानी राइस जो है मोरक्को क्यों नहीं जा रहा है, और फिर मैंने एक बिरयानी फेस्टिवल वहाँ पे कराया। आप यकीन करें कि वो बिरयानी फेस्टिवल में मैंने किया कि एक शेफ़ को लेके गया और 7 तरह की बिरयानी और तमाम इम्पोर्टर्स को बुला के जब खिलाई, तो उसके बाद हमारे राइस के ऑर्डर्स आने शुरू हो गए। तो हमें मेरे ख्याल से नए मार्केट्स देखने चाहिए। मोरक्को इज़ वन कंट्री, क्योंकि मोरक्को इज़ द गेटवे टू अफ्रीका, क्योंकि जितने छोटे ममालिक हैं वो मोरक्को की तरफ आके अपनी परचेजिंग वगैरह करते हैं। तो ये हो सकता है। साउथ अफ्रीका ऐसे काफ़ी बड़ा कंट्री है। अभी कुछ अर्से पहले शायद कीनिया के अंदर भी एक वो, अच्छा, इसके अंदर क्या है कि पहले हमारे यहाँ ये पाकिस्तान में कोविड से पहले ये हो रहा था कि हम मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ को यहाँ पे इनवाइट किया करते थे, और इनवाइट करने के बाद उनको B2B मीटिंग्स होती थी। देखिए, लोगों का क्या है कि अफसोस ये होता है कि जब मोरक्कन्स यहाँ पे आए और मैंने उनको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर इन्वाइट किया तो उनकी आंखें खुल गई। हमारे प्राइजेस जो थे वो देख के परेशान हो गए। दे सेड कि वी आर डूइंग सम मिस्टेक, हमने गलती करी है। और उन्होंने जब देखी हमारी, मैंने एक तो विज़िट कराई, तो बोलते हैं मुझे लग रहा है कि मैं फ्रांस में हूँ। फ्रांस से वो तमाम फार्मास्यूटिकल लेते थे, तो एक एक चीज़ वहाँ पे, फ्रांस की तो वैसे ही बहुत महंगी होती है। तो इसमें है कि फार्मास्यूटिकल के अंदर हम काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। और इसी तरह दूसरी चीज़ें हैं उसके अंदर, पाकिस्तान के अंदर हमारा सियालकोट जो है, उसके अंदर सर्जिकल गुड्स हमारे हो गए हैं, उसकी काफ़ी अच्छी डिमांड है मोरक्को के अंदर भी और अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर।
हमारे स्पोर्ट्स गुड्स जो हैं उसकी काफ़ी इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। तो मेरा ख्याल है कि हमें नई मार्केट और नए प्रोडक्ट्स अगर हम जाएं, और सबसे बड़ा प्रोडक्ट जो है वो आईटी का है। अगर हम आईटी के ऊपर तवज्जो दे दें तो एक तो हमारे जितनी यंगस्टर्स हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिनको जॉब्स नहीं मिल रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि दिस इज़ वन सेक्टर। क्योंकि देखिए थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब हम अपने एक्सपोर्ट, अब लास्ट ईयर हमने तकरीबन को 1 बिलियन की कॉटन और यान वगैरह बाहर से इंपोर्ट किया है। तो इस वजह से जैसे मैं आपसे बतला रहा था कि हमारा इंपोर्ट बिल भी तो बढ़ता है ना जब हम एक्सपोर्ट शुरू करते हैं। और कॉटन अब सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम ये हो गई है कि जैसे मेरे भाई ने बतलाया कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हम कर रहे हैं, हमारी कॉटन की क्रॉप नीचे आती जा रही है। एक वक्त में हम 12 से 13 मिलियन बेल बना रहे थे, अब हम 8-9 के ऊपर आ गए। तो रिकॉर्ड हुई है ना, इस बार तो डबल हो गई है ना प्रोडक्शन, इस बार तो अच्छी हुई है। किसकी? कॉटन की? कॉटन की इस बार अच्छी कॉटन की अभी हम शायद 9-10 से ऊपर नहीं गए हैं, कम है। और कॉटन हम इंपोर्ट कर रहे हैं। लास्ट ईयर से डबल हो गई, और डबल होना भी इटसेल्फ एक हम कह सकते हैं देखिए हमने देखिए अगर हम कंपेयर करें ना इंडिया और चाइना से, तो वहाँ पे कॉटन और उनकी प्रोडक्शन पर ईल्ड जो है हमसे बहुत ज़्यादा है। समहाउ हमारे यहाँ शायद लास्ट 2 इयर्स में ये हुआ कि कॉटन का जो क्रॉप जहाँ पे होती थी वहाँ पे हमने गन्ने की क्रॉप शुरू कर दी। उस तरह की चीज़ें कुछ मिसमैनेज हुई हैं। मगर पाकिस्तान ने लास्ट ईयर $1 बिलियन डिमांड को भी फुलफिल करना मुश्किल होगा, क्योंकि अब प्रोडक्शन जितनी भी जब आप बढ़ाएंगे तो कॉटन चाहिए। एक्सपेंशन होंगी तो आप अपना सिमिलरली कॉटन की प्रोडक्शन पे आप बढ़ाएं, क्योंकि अगर आप जो है बाहर से मंगा के फिर वैल्यू एडिशन में, हालांकि देखिए इंडिया, आप बांग्लादेश की मिसाल लें, बांग्लादेश 1 किलो कॉटन नहीं उगा रहा मगर 45 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है। वही वैल्यू एडिशन आ गए ना जो आप करें। तो हमको भी वैल्यू एडिशन के अंदर चाहिए, रादर दैन हम अपना कॉटन से लेके कॉटन यान एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें या कपड़ा करें। अगर हम वैल्यू एडिशन पे जाते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे एक्सपोर्ट में इजाफा हो सकता है। राइट, एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो सकता है। एक्सपोर्ट्स के साथ साथ प्रोडक्ट्स की भी ज़रूरत है हमें। परवेज साहब, जैसे इश्तियाक साहब ने पॉइंट आउट किया कि राइस बहुत ज़्यादा हमारी जो एक प्रोडक्ट है, एक्सपोर्ट्स के अंदर राइस का एक हम कह सकते हैं काफ़ी एविडेंट नाम दिखाई देता है। और जैसे जैसे बातचीत की जा रही है टेक्सटाइल की, आईटी की, तो वहाँ राइस का नाम भी देखा जा रहा है। इट मीन्स कि यहाँ बहुत काम हो रहा है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। आप समझते हैं मजीद प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, सर्विसेज और डिफरेंट जो है वो एरियाज़ में जाने की? देखिए हमारे यहाँ ना क्रॉप सब्सटीट्यूशन जो है ना वो बहुत हो रही है। हमारे यहाँ जो फार्मर है ना वो फ़ौरन जो है ना क्रॉप को जो चेंज कर देते हैं, उसकी वजह से जो है ना हमारी यील्ड जो है ना वो कम हो जाती है। एक तो ये वजह है, और दूसरी बात ये है कि हम ऐसी क्रॉप लगाते हैं ना जिसकी वजह से वो ज़मीन जो होती है ना, जो यील्ड देने वाली होती है ना, वो भी नहीं दे सकती। सर प्रॉफिट तो सबको चाहिए, फार्मर को भी चाहिए। अच्छा, जहाँ राइस की पैदावार होती है ना, वो तो जो समझ लें कि वो ज़मीन जो है ना फिर दूसरी क्रॉप के लिए बेकार हो जाती है, क्योंकि वहाँ पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है और पानी बहुत चाहिए होता है। दुनिया में जो है ना, दुनिया के मुल्क जो है ना जो राइस कंज्यूम करती है ना ज़्यादा, उन्होंने राइस उगाना छोड़ दिया है, इसलिए कि उनके जो वाटर रिसोर्सेज है ना वो बहुत ज़्यादा वहाँ कंज्यूम हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या करा है कि वो राइस उन्होंने मंगाना कम कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि वाटर की कॉस्ट कीमत क्या है। हम लोग क्या करते हैं कि हमें वाटर की कीमत पता नहीं है अभी, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम राइस ग्रो कर करके और हम लोग जो है ना बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। हम लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि राइस एक्सपोर्ट कर दिया और इतना रेवेन्यू। इनोवेशन की जरूरत है, क्योंकि आजकल ट्रेस के अंदर और ऐसे चल रहे हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हमारे पास एक तो ट्रेडिशनल आइटम्स होती हैं, एक होती है नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स, ठीक है ना। हमें ये चीज़ों को भी देखना है और हमें उन आइटम्स को देखना है कि जिसके हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है ना वो कंप्रोमाइज़ ना हो। हम क्या कहते हैं कि हमारे जो अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं, नेचुरल रिसोर्सेज दिए ना, हम उनको बाज़ औक़ात जो है ना हम उनको कंप्रोमाइज़ कर देते हैं जस्ट टू गेट ए स्मॉल अर्निंग। तो हमारे पास, जैसे बेग साहब ने बताया ना कि हमारे पास अब टेक्सटाइल का बेस बहुत बड़ा बढ़ रहा है, हमारे पास इक्विपमेंट आ रहा है, टर्फ फाइनेंसिंग हो रही है, टेक्सटाइल की मशीनरी आ गई। हमें चाहिए कि हम उन फार्मर को प्रमोट करें कि वो हमारा कॉटन कपास जो है ना वो उगाएं, और जगहें जो कपास की जो डेजिग्नेटेड एरिया है ना उनको जो है ना क्रॉप सब्स्टिट्यूशन की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, ताकि हमारे पास जो है ना वो जो हमारी यील्ड भी बढ़ती रहे और हमारा जो टारगेट है ना, जितना क्रॉप की जो टारगेट है कि हमें इतनी बेल्स चाहिए वो हमें मिलनी चाहिए, ताकि हम उसको हमारी टेक्सटाइल को वैल्यू एडिशन करें कॉटन को, और आगे हमारा जो एक्सपोर्ट का जो टारगेट है ना। एनुअल ग्रोथ क्या देख रहे हैं आप? ये जो R&R है क्या देख रहे हैं आप? देखिए कंपाउंड एनुअल ग्रोथ तो जब भी आ सकती है ना। अभी देखें ना जीडीपी जो हमारा है, अब हम जीडीपी को कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। हमारा जीडीपी की रफ्तार जो है ना बहुत तेज़ है, इसकी वजह से हमारे पास जो है ना हमारी वो भी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, ठीक है ना। उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए।
अब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी वो कैपेसिटी नहीं है। अगर हम जितना हमारी ग्रोथ करते हैं ना, हम इतना ज़्यादा फिर इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे, और इंपोर्ट करने की हमारे पास अभी ताकत है नहीं, हमारे पास डॉलर्स नहीं है। देखें, बेग साहब ने पहले अपने इंट्रो में बताया कि 30 बिलियन का हमारा टारगेट है एक्सपोर्ट का। 30 बिलियन हमें रेमिटेंस आती है, 60 बिलियन हो गया, 75 बिलियन का हमारे पास इंपोर्ट है। डेफिसिट कितना है? 15 बिलियन का। आपको आईएमएफ से कितना पैसा मिला? आप पैसा कहां से लाएंगे? 6 बिलियन। तो 6 बिलियन वो भी अभी पूरा नहीं मिला। तो वो भी पूरा नहीं। तो आपको अगर आप ये 2-2, 3-3 बिलियन डॉलर की अगर आप बात करेंगे कि मैं एक्सपोर्ट बढ़ा दूं ना, तो ये हमारा जो है ना डेफिसिट चलता ही रहेगा। एक्सपोर्ट ही बढ़ जाए तो फिर हमें ऐसे प्रोग्राम्स में भी जाने की जरूरत ना पड़े, जैसे आप एडॉक डिसीजंस की बात कर रहे थे। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि भाई हमें जितनी भी जो ब्यूरोक्रेसी की जो रेड टेपिज्म है ना, और जो गो स्लो जो प्रोसेस है ना, उसको ज़्यादा मजीद जो है ना उनको खुला छोड़ना चाहिए कि भैया जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो मशीनरी लगा रहा है, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, भाई मशीनरी लगा रहा हूँ मैं, पैसे मशीनरी लगा रहा हूँ, गवर्नमेंट को क्या चाहिए? फैसिलिटी दो भाई, आपको फैसिलिटेट करना चाहिए। रादर देन आप बोलो अच्छा यहाँ हमारे पास ये भी होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि भाई डॉलर का, ठीक है ना, आज हमें कोई चीज़ मंगानी है, आज मुझे जो इन्वेस्टमेंट करनी है, 1 मिलियन की मशीनरी मंगानी है, लेट सपोज एट द रेट ऑफ सच डॉलर प्राइस ना, वैल्यूएशन का प्रॉब्लम है। अब वो डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है, तो मेरी सारी वैल्यू कॉस्टिंग जब आउट हो जाती आपने है। स्टार्ट किया था तो 150 था, अब देख रहे हैं तो 180 पे आ गया है। मैं आज बिल्डिंग बनाने जा रहा हूँ, कल 1,20,000 रुपए टन लोहा था, आज 1,90,000 रुपए टन लोहा हो गया, मेरी वैल्यूएशन बढ़ गई। तो देखिए ये जो डिलेज आते हैं ना बिल्डिंग प्लान्स में और गवर्नमेंट की तरफ से, ये फिर हमारे इन्वेस्टर को जो है ना बहुत ही प्रॉब्लम होती है। बाहर का फॉरेन इन्वेस्टर आता है, आज उसने फर्ज करें कि $100 मिलियन की उसने इन्वेस्टमेंट की है, आज फर्ज करें कि $1 का रेट चल रहा है। उसके लिए तो बड़ी विन विन सिचुएशन है। डॉलर ऑब्वियसली वैल्यूएशन के हिसाब से डॉलर की वैल्यू ज्यादा है, और वो अगर आके फॉरेन नहीं, वो तो अपना पैसा डॉलर लाएगा और यहाँ पे पाकिस्तानी रुपए करेगा तो definitely he has to pay more rupees to get the dollars, you know, तो डेफिनेटली ये उनके फेवर में नहीं जाती है चीज़ कि अगर हमारी डिप्रिशिएट हो रही है करेंसी जो है। और मेरे ख्याल है कि अब करेंसी जो है हुकूमत को चाहिए इस पर भी तवज्जो दे, क्योंकि मेरे ख्याल है हम एक ऐसे उसके ऊपर पहुंच गए हैं। और जैसे मेरे भाई ने कहा कि हम अगर जब भी हमने देखे पाकिस्तान ने, पहले आप ज़रा लुक एट पाकिस्तान हिस्ट्री, पाकिस्तान ने एक वक्त के अंदर 8.5 तक हमने जीडीपी अचीव की थी। ये शौकत अजीज़ का पता नहीं आपको याद हो कि नहीं है, उस वक्त हमारे इंटरेस्ट रेट 2-3%, हमारे 4% हुआ करते थे। पाकिस्तान में जब भी जीडीपी हमारी ऊपर आई है उस वक्त आई है जब हमारे इंटरेस्ट रेट जो थे ना वो कम थे। अब हम दोबारा डबल डिजिट्स को क्रॉस करके 12-13% पे अगर जा रहे हैं तो हमारी जीडीपी जो है वो कंप्रोमाइज होगी, क्योंकि डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बढ़ जाएगी। 5% की बात की जा रही थी जीडीपी ग्रोथ की, लेकिन आज की रिपोर्ट है कि वर्ल्ड बैंक ने फोरकास्ट की 3.4% की ग्रोथ की। तो आप समझते हैं ये तो हो गया ना 1.5% कंप्रोमाइज। दूसरा आईएमएफ का एक बार एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि पाकिस्तान चाहता है कि आपकी गुर्बत में कमी आए। देखिए हमारा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रहती है, कभी हम 6 पे चले जाते हैं, कभी हम 2 पे आ जाते हैं, फिर एक बार 4 पे चले जाए। आपको कंसिस्टेंसी चाहिए इसके अंदर, बिल्कुल कम से कम 6% जब हम अपनी गुर्बत के अंदर थोड़ी सी हम कमी ला सकते हैं। और ये जब भी पॉसिबल है कि ये हम चीज़ें जो हैं इन चीज़ों को देखें, और ख़ास तौर के ऊपर एग्रीकल्चर भी देखिए। हम एक मुल्क था जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सर एग्रीकल्चर में बात करेंगे, एक ब्रेक के जाने चलते हैं। स्टे ट्यून्ड। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पे क्लिक करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई।
बैक नाजरीन, बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन चल रही है। इश्तियाक साहब से कंटिन्यू करते हैं। सर, एग्रीकल्चर के हवाले से बात हो रही है। बिल्कुल, देखिए एक वक्त था जब पाकिस्तान जो है वो जनाब वीट भी एक्सपोर्ट किया करता था, शुगर भी एक्सपोर्ट किया करता था। राइस तो खैर हम हमेशा से एक्सपोर्टिंग नेशंस रहे हैं, मगर अब देखिए फ्रॉम द लास्ट फ्यू ईयर्स आप देख रही हैं कि हमने शुगर भी इंपोर्ट करनी शुरू कर दी है, उसके बाद हमने वीट भी इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारी ईल्ड वो नहीं आ रही है जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं वो अचीव कर रहे हैं। चाइना की तरफ, जैसे मैं भी आपको मिसाल दे रहा था कि चाइना की टेक्सटाइल कॉटन की प्रोडक्शन जो है वो डबल हो गई, इंडिया की भी तकरीबन डबल हो गई, जबकि हम 12-13 मिलियन बेल पे थे, हम 7-8 पे आ गए। आप कह रही हैं कोई थोड़ा बहुत ज़्यादा हुई है, 9 हो गई है अभी तक, डबल हुई है, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो 12 मिलियन से भी ज़्यादा है। लास्ट ईयर हमने 1 बिलियन का कॉटन जो है वो इम्पोर्ट किया। तो मेरे ख्याल है जैसे मेरे भाई ने ये कहा है कि हम एक चीज़ तो ये कर लें कि एरिया को डिजिग्नेट कर लें कि दिस इज़ फॉर कॉटन, दिस इज़ फॉर शुगर केन। इस तरह हम अगर हम ऐसा करेंगे, कभी उसमें प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो एकदम से फार्मर ने क्या किया कि ये शुगर केन उस जगह लेके आ गया, तो इससे क्या हो रहा है कि हमें प्रॉब्लम जो हैं वो फेस करनी पड़ रही हैं। और पाकिस्तान जो है एग्रीकल्चर के अंदर हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारी नहीं हो रही है। हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए की हुई हैं, आप यकीन करें कि वहाँ पे कोई ऐसी नई चीज़ नहीं आ रही है। एक वक्त होता था जब पाकिस्तान एक फूड बास्केट होता था। आप समझते हैं कि अब ये जो फूड बास्केट वाला एक जो लेवल है वो बिल्कुल रिमूव हो चुका है? देखिए कोई नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो हमारी हो नहीं रही ना। दूसरा प्रॉब्लम ये आ रही है कि सुना यह है कि कुछ लोग जो हैं वो जैसे खाद का शुरू हो गया कि महंगाई इतना ज़्यादा कर दी है कि खाद जो है ब्लैक मार्केट के अंदर वो बहुत प्राइसेस उसके हो गए हैं। दूसरे बीज के बारे में ये कहा जाता है जो सीड्स हो रही हैं उसके अंदर भी 2 नंबर की आ रही हैं कोई। हाँ, उसके अंदर ये तमाम चीज़ें मिल के ये फैक्टर्स जो है वो हमारी एग्रीकल्चर को जो है वो अफेक्ट कर रहा है। तो मेरे ख्याल इस पर बड़ी ज़रूरत इस चीज़ की है कि इन तमाम चीज़ों पर तवज्जो दे। R&D जो है ना वो चाहे किसी भी फैक्टर में हो, वो चाहे हमारी टेक्सटाइल के अंदर हो, वो चाहे एग्रीकल्चर के अंदर हो या किसी और में हो, जब तक उसमें आप इनोवेशन लेके नहीं होंगे, कामयाब नहीं होंगे। बिल्कुल परवेज साहब, एग्रीकल्चर के अंदर हमें स्मार्ट प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, हमें थोड़ा सा इनोवेटिव खेलना होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि वो फ्रूट्स या वो वेजिटेबल्स की तरफ जाना होगा जो कि यहाँ पे इंपोर्ट हो रही है ऑलरेडी, ताकि कुछ तो कमी आ सके। देखें, हमारा जो मुल्क है ना वो एग्रीकल्चर मुल्क है। सबसे बड़ी ये हमें सबसे पहले तो हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि हमारा एग्रीकल्चर मुल्क है। सर हम तस्लीम तो कर लें मगर चीजें नहीं हो रही ना। हम जो है ना, देखें अगर हमारे पास एग्रीकल्चर मुल्क है और फार्मर जो है ना एक बोरी के लिए, उसकी खाद की बोरी के लिए वो इधर उधर भागता है और 2-2 हज़ार रुपये ब्लैक दे रहा है ना, तो ये चीज़ गलत है। देखें सबसे पहले तो अगर फार्मर रेडी है कोई चीज़ उगाने के लिए और उसको खाद अवेलेबल नहीं है तो वो बेचारा क्या करेगा? सबसे पहले तो बात ये, तो इसमें आता है गवर्नमेंट की पॉलिसी। दूसरी बात ये है कि दुनिया में देखें, दुनिया में 2 चीज़ें जो है ना सबसे पहले करनी होती है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एग्रीकल्चर ग्रोथ। अच्छा। इसके बाद दूसरी काम होते हैं, जितने भी काम होते हैं ना उसके बाद। जैसे आपने हाउसिंग की बात की ना, वो आता है 3-4 नंबर पे। जब प्रॉस्पेरिटी आती है ना तो आप हाउस भी लेते हैं, कार भी लेते हैं। सबसे पहले आप एग्रीकल्चर पे फोकस करें, दूसरा आप मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करें, तीसरा हमारा IT है। तो हमने क्या करा, और इन दोनों चीज़ों में या तीनों चीज़ों में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी यूथ इन्वॉल्व हो जाती है, हमारा मैन पावर इन्वॉल्व हो जाता है। इतना तो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं कि लोकल डिमांड को खाना पीना फुलफिल कर सकें। मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताऊंगा कि हाइब्रिड जो है ना बीज, वो दुनिया में जो है ना वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहे हैं, सब लोग उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। हमने जो है ना हमारी जो हाइब्रिड के जो बीज है ना उसके ऊपर हमने अभी रिसर्च बहुत ही ज़्यादा नहीं की है। अच्छा, कहीं दुनिया में मिल भी रहा है ना हाइब्रिड, तो हम उसको लाना चाहिए, हमें वो टेस्ट करना चाहिए, एक एरिया में टेस्ट करना है। हमारे गवर्नमेंट क्या कहती है कि भाई वो हाइब्रिड बीज बाहर से लेके आएंगे तो वो एरिया जो है ना वो ख़राब ना हो जाए कहीं। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई एक छोटे से एक एरिया में आप लैब में उसको टेस्ट कर लें, उसको लैब में आप उसको ट्राई कर लें कि हाइब्रिड बीज आप कहीं से बाहर से मंगा के देखेंगे। दुनिया में 3 टाइम्स उसकी यील्ड हो रही है। जो हमारे यहाँ अगर 1 मिलियन यील्ड हो रही है तो दुनिया में 3 मिलियन हो रही है। वाई? बिकॉज दे आर यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट मेथड्स।
वी आर नॉट जस्ट बेसिकली फॉलोइंग दैट ना। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि वैसे सबसे पहले हमें एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर में तरक्की करना, गवर्नमेंट को चाहिए कि एग्रीकल्चर सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, फूड में सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, और जितनी भी बाय प्रोडक्ट रॉ मटेरियल है ना, कॉटन वगैरह, हम उसमें सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, वी डोंट नीड टू इम्पोर्ट। थर्डली हमारा इंडस्ट्रियल बेस है ना, से इंपोर्ट्स को कम किया। सर दालें भी आज तक हम इंपोर्ट करते भाई हैं। मैं कह रहा हूँ कि भाई ऑस्ट्रेलिया से 1 मिलियन टन तो हम लोग है ना वो चना मंगा रहे हैं। भाई चना हम 1 मिलियन टन मंगा रहे हैं 250 रुपए पर टन के हिसाब से, तो हम कितना $1 मिलियन तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ चना इंपोर्ट करने में दे रहे हैं। ऐसे कितने दूसरे कंट्रीज हैं जिसके हम लोग जो है ना ये चना इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यार ये जो है ना चीज़ें, पल्सेस वगैरह, ये हम यहाँ खुद इंपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ खुद ग्रो कर सकते हैं। हमारे पास इतना तो टैलेंट है, हमारे पास इतनी ज़मीनें हैं, खाली पड़ी हुई हैं ज़मीनें, वाई डोंट वी यूज़ इट। अच्छा, हाइब्रिड जो आपका बीज होता है ना, हाइब्रिड जो सिस्टम होता है, उसके अंदर आपका पानी भी कम इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो आप उसके ऊपर रिसर्च करें। हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, हमारे पास लोग हैं, सही लोग लगाएं, नहीं तो बाहर से लेके आएं और बाहर से लोगों को बुला के ना इसको हम डेवलप करें। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ एग्रीकल्चर, दूसरा हमारा टेक्सटाइल, तीसरा हमारा ये IT सेक्टर, इसके बाद आपका आ गया मकान खरीदने, लोग खुद खरीद लेंगे, प्रॉस्पेरिटी आएगी, कारें खुद खरीद खुशहाली आ लेंगे, जाएगी, खुशहाली आएगी तो बिल्कुल, कारें बिल्कुल, खुद खरीद बिल्कुल। लेंगे, चलें सर, घड़ियां point भी taken, खरीद point लेंगे, taken, मोबाइल सर, भी point खरीद taken। इश्तियाक साहब, एक फाइनेंस बिल की भी बात की जा रही है और दूसरी जो है वो ऑटोनॉमी की बात की जा रही है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। तो मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी आप लोगों से कमेंट ले लूँ क्योंकि प्रोग्राम का जो है ये लास्ट हिस्सा है। तो सर, ऑटोनॉमी के ऊपर सवालिया निशान भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको रिसर्च करें, प्रॉपर्ली रीड करें, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं दिख रही जो कि मुल्क के मफाद के खिलाफ जा रही हो। रीड करने से पहले जो ऑटोनॉमी आप कहते हैं कि स्टेट बैंक को दे दी जाए, तो समहाउ मैं ये सोचता हूँ कि ज़्यादा अच्छा। देखिए, कुछ इस तरह की चीज़ें भी सामने आई हैं। पहले तो गवर्नर साहब से अक्सर मेरी महफिलों में मुलाकात रहती है और वो मशहूर हैं इस चीज़ के अंदर, किसी तरह इंटरेस्ट रेट को वो बढ़ाएं। और वो बड़े मज़े की चीज़ कहते हैं कि एक बार पाकिस्तान में स्टेट बैंक का इंटरेस्ट रेट जो था 12-13% था। तो जब उनसे बात हुई तो बोलते हैं, इश्तियाक साहब मैं तो 0% पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि आपका इन्फ्लेशन भी अगर 12% है और मेरा इंटरेस्ट रेट भी 12% है, तो इसका मतलब है कि स्टेट बैंक तो 0% पे। तो इन सेंस के, और हम जब इसको बढ़ाएंगे तो आपका इन्फ्लेशन जो है वो नीचे हो जाएगा। और ये फार्मूला देखिए कामयाब नहीं हुआ है। आपको मैं टर्की की मिसाल देना चाहता हूँ। टर्की में इस वक्त हमसे ज़्यादा इन्फ्लेशन है, मगर क्या हुआ कि वहाँ के प्रेसिडेंट ने कहा कि नहीं जी, मैं इंटरेस्ट रेट किसी हालत के अंदर नहीं बढ़ाने दूंगा। और उन्होंने जनाब एक गवर्नर को चेंज भी कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे काफ़ी उसके अंदर बेहतरी आई। नहीं तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो महंगाई हो जाती है ना। कोई एक इम्पोर्टर जब कोई चीज़ मंगाएगा और उसमें कोई चीज़ इन्वेस्ट करेगा और बैंक को उसके अंदर 12-13-14% हो गए, फिर 14-15% की जितने भी आपकी नई इंडस्ट्री लग रही है, इस वजह से कि 2-3% पे आपको फाइनेंसिंग मिल गई थी, 15% पे आप फाइनेंसिंग लेके कोई मतलब नहीं कर सकते हैं आपके लिए। तो मेरा ख्याल ये है कि इसके ऊपर कोई डिबेट होनी चाहिए। और ऑटोनॉमी जी, वी आर नॉट इन ए पोजीशन। देखिए, अभी आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। इसाक डार साहब एक वक्त वो थे और एक बार इन्होंने क्या किया कि इंटरेस्ट वो डॉलर का रेट जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। उन्होंने बुला के सबको सख्ती की, दूसरे दिन तमाम बैंकों ने कम कर दिया। तो अगर हमारे ये टूल हमारे हाथ में नहीं होंगे और IMF का गवर्नर हमारी बात नहीं सुनेगा या हुकूमत की बात नहीं सुनेगा, नहीं सर, वो तो फिर एक बायस्ड हो जाएगा सर मर्जी से मामला। इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। वैल्यूएशन की बात करेंगे तो एक नए सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,26,000, गोल्ड पर 10 ग्राम 180,000 की 108,000.3 है। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस $1,817.82, ऑयल WTI पर बैरल $81.65, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $83.99। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 199.50, सेलिंग वाज 199.50। यूके पाउंड बाइंग रही 238.50, सेलिंग वाज 240.70। US डॉलर बाइंग रही 177.20, सेलिंग वाज 178.80। चाइनीज युआन बाइंग रही 23.50, सेलिंग वाज 23.90। सऊदी रियाल बाइंग रही 46.50, सेलिंग वाज 47 रुपीस। यूएई दिरहम बाइंग एट 49 रुपीस, सेलिंग वाज 49.50। कुवैत दिनार बाइंग रही 481.85, selling was 484.35, and lastly Omani Riyal buying रही 392.75, selling was 394.78। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट। अब देख रहे हैं डॉलर प्राइस आज के दिन कुछ हम कह सकते हैं बैक फुट पे आती हुई दिखाई दे रही है। आज 180 से 178 के ऊपर देख रहे हैं। इट मीन्स अगर यही फ्लाइंग जो है वो थोड़ी सी लो
होती रहे तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेटरमेंट की तरफ आ सकती हैं। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पे क्लिक करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के लास्ट मिनट से मैं चाहती हूँ कि दोनों गेस्ट जो हमारे पास मौजूद हैं, परवेज़ साहब और इश्तियाक साहब, उनसे अलग अलग जल्दी जल्दी से कमेंट ले लूँ। तो परवेज़ साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, वैल्यूएशन अभी आपने कमोडिटी प्राइस देखी थी, इन्फ्लेशनरी नंबर्स हैं और ख़ासकर कमोडिटी ग्लोबली फिनोमेना बन गई, तो क्या देख रहे हैं आप कमोडिटी प्राइस को? देखिए, ये आपने पहले भी नंबर्स दिए थे कि भाई आपकी स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा आज परफॉर्म किया। आपका जो डॉलर है फिर से थोड़ा सा जो है ना एडजस्ट आया और अच्छी फेवरेबल हमारी उसकी रेंज में आ गया है, और रेंज में क्या थोड़ा उसमें कमी हुई है। मगर बात इसलिए कि देखें, इससे हमारे जो है ना, इनसे ये नंबर्स जो आपने बताए ना, ये एक्चुअली कमोडिटी तो ग्लोबल फिनोमेना है। कमोडिटी की प्राइसेस दुनिया में बढ़ी हुई हैं, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में भी आया है। आप तेल की प्राइस ले लें, गोल्ड की प्राइस ले लें, दुनिया में बढ़ी हुई हैं, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे आया है। और आप फूड प्राइसेस भी देख लें, दुनिया में फूड प्राइसेस की भी बढ़ी हुई हैं। इससे हम ये समझते हैं कि भाई हमारी इंपोर्ट का बिल भी इसी वजह से बढ़ गया है कि हमारी कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ गई हैं और हमने जो है ना यहाँ तैयारी नहीं की। जैसे मैंने पहले सेगमेंट में बताया था कि हम लोग दालें भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। अब दालों की प्राइस दुनिया में बढ़ जाएगी। प्रिपेयर रहना है, हाँ, हमें प्रिपेयर रहना है, कोई भी चीजें अगले आके प्रिपेयर रहना है। अगर हमने प्रिपेयर नहीं किया ना तो यही वैल्यूएशन में हम लोग चलें सर, इश्तियाक साहब, वन लास्ट लाइन। जी हाँ, देखिए, अगर डॉलर को हम उसको कंट्रोल करते हैं, ये आप देख रहे हैं कि देखिए हमारी महंगाई जो एक बड़ी है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ठीक है दुनिया का फिनोमेना है, मगर इसके अंदर 40% हमारी बिकॉज ऑफ द डिवैल्यूएशन भी हमारी महंगाई बढ़ गई है ना। और अब आप देख रही हैं कि थोड़ी उसके अंदर बेहतरी आ रही है। जो मैं सोचता हूँ कि हमारी करेंसी स्ट्रांग होगी डॉलर के मुकाबले के अंदर, तो मैं सोचता हूँ हमारी महंगाई जो है उसके अंदर भी इसके अंदर कमी आएगी। और मईशत जो है वो ये है कि अगर हम हुकूमत कोशिश कर रही है किसी तरह की इंपोर्ट को बिल्कुल कम कर ले, तो अगर हमारा इंपोर्ट का बिल कम हो जाता है तो मेरे ख्याल से इसके अंदर बेहतरी आ सकती है। और थैंक यू सो मच इश्तियाक साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। और थैंक यू सो मच परवेज़ साहब, आपने भी प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ओवरऑल देखा ये जा रहा है कि इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए जो रिसर्च चाहिए हमें, वो डेवलप्ड कंट्रीज जो ऑलरेडी इन मसाइल को टैकल कर चुके हैं, अगर उनकी रिसर्च को ज़रा वाज़े तौर पर पढ़ा जाए तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं। और अभी भी चीज़ें जो है वो काबू में हैं, लेकिन एक सस्टेनेबिलिटी या हम कह सकते हैं कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।